हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपका ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर्स में जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं थोड़ा से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। तो देखो सबसे पहले बच्चों क्या होता है। देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है एक स्लाइड है ये ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर्स की। ठीक है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपका फ्लोरिकल्चर्स जो होता है, फ्लोरिकल्चर क्या हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें फ्लोरिकल्चर्स क्या होता है। फ्लोरिकल्चर्स की अगर हम बात करें तो फ्लोरिकल्चर्स क्या है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स क्रॉप्स। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स क्रॉप्स, जो भी आपके फ्लावर्स क्रॉप्स हैं उनका हम कल्टीवेशन अगर कर रहे हैं तो आपका क्या होता है, वो होता है आपका फ्लोरिकल्चर। ठीक है, कल्टीवेशन हो। अब रोज की का कल्टीवेशन कर रहे हैं, मैरीगोल्ड का कल्टीवेशन कर रहे हैं, जैस्मिन का कल्टीवेशन कर रहे हैं, सारा का सारा अगर कोई भी फसल अगर आप कल्टीवेशन करते हो तो आपका क्या है, फ्लोरिकल्चर है। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के हैं। फ्लोरस से मिलकर बना होता है। फ्लोरस का मतलब होता है फ्लोवर्स, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि फूलों का कल्टीवेशन करना ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ये डेफिनेशन है, आप लोग यहाँ से देख लेना। दूसरा आता है ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आप लोगों को ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं हम। तो हम बात करेंगे ऑर्नामेंटल आपका फ्लोरिकल्चर क्या होता है। ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर्स में अगर हम बात करें तो डील विद द राइजिंग ऑफ द फ्लावर क्रॉप फॉर द ऑर्नामेंटल प्लेजर एंड फैशन पर्पज, यानी कि ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर्स अलंकृत उद्यान होता है। अलंकृत पौधों को यानी कि अलंकृत पुष्पों को जब हम किसके लिए उगाते हैं, या आपको प्लेजर के लिए, आनंद के लिए, ठीक है, उसके लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। जैसे कि आपने डहेलिया लगा दिया, जैनिया, कोस्मोस, हिबिस्कस का लगा दिया, बाल्सम नेरियम, ये सारे अगर जो भी आपको क्या कर रहे हैं, प्लेजर दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, और फैशन पर्पज से अगर आप ऑर्नामेंटल ग्रुप को ग्रो करते हैं तो आपका क्या होता है, ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर कहलाता है। दूसरी बात है तो फ्लोरिकल्चर एक एस्थेटिक ब्रांच होती है। किसकी ब्रांच है, आपका हॉर्टिकल्चर्स की हैं, जिसमें नॉट केवल ऑर्नामेंटल्स को कल्टीवेशन नहीं किया जाता, बाकी एनुअल्स फ्लावर्स, बियनस फ्लावर्स एंड पीरियल्स जो फ्लावर्स होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। चाहे आप उसको पोट में ग्रो कर सकते हैं, बट आल्सो मेकिंग द इंक्लूड द मार्केटिंग फॉर द रूरल डिस्टेंस मार्केट, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मतलब आपका फ्लोरिकल्चर में केवल फ्लोरिकल्चर की एस्थेटिक ब्रांच है। इसमें केवल ये कह रहा है कि केवल ओनली हम यहाँ पर कल्टीवेशन का स्टडी नहीं करते, यहाँ पर हम एनुअल फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, जैसे जैनिया, कोशिया, वो सारे फ्लावर्स होते हैं, बियन्स प्लांट्स होते हैं, पीरियल्स प्लांट्स होते हैं, इंक्लूडिंग हम यहाँ पर पोटेड जो होते हैं, जो गमले में लगाए जाने वाले होते हैं, उनको भी ग्रो करते हैं और मार्केटिंग भी यहाँ पर करते हैं। और फ्लावर्स को कल्टीवेशन करने के बाद उसको एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। सारी चीज़ें कहाँ पर है, ये सब फ्लोरिकल्चर्स में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्कोप की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा डिफाइन ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर एंड द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। ये तीनों क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ से। स्कोप में आप देख सकते हो कि भाई द इम्पोर्टेंट ऑफ फैक्टर विच डिसाइड द क्रॉप्स, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर्स एंड सोयल क्लाइमेट, लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड द मार्केट, यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं इसके स्कोप को। ठीक है, जैसे आपको कॉमर्शियल, अगर आपको कोई भी कॉमर्शियली कल्टीवेशन करना है तो आपको उसकी सोयल्स, क्लाइमेट्स और लेबर्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट को भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, ऑलमोस्ट ऑल द बिग सिटीज एंड डेवलपिंग वेरी स्पीडली टू अकोमोडेट दिस फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, सीमेंट, कंसनट्रेट, कंक्रीट, जंग, बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है कि भाई जब कोई चीज़ें डेवलपिंग होती हैं तो उसके लिए जब फास्ट पॉपुलेशन होती है तो उसके लिए, सॉरी, फास्ट ग्रोइंग के लिए अगर हम बात करें तो आपका फ्लोरिकल्चर्स है। आप रिलैक्सेशन कर सकते हो, पीस ऑफ माइंड, आप शांत हो सकते हो फ्लोरिकल्चर्स में। आप रिक्रिएशन, मनोरंजन, मान लो कोई आदमी थका आ रहा है, सुबह से 8 घंटे की ड्यूटी किया है, तो वो गार्डन्स में जाकर रिफ्रेश हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंस में आपको लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आप होम में से पूछोगे तो सर मैं और भी बता दूंगा इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, रिलीजियस, नाम सुना होगा आपने, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसको धार्मिक मंदिरों में पूजा जाता है,
कुछ है कदम की अगर हम बात करें, कदम का जो ट्री होता है वो श्री कृष्ण का सिंबल हो, श्री कृष्ण जो होता है वो ये धार्मिक हैं, ये यूज किया जाता है। सरस्वती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हमारे लिए हैं देवी देवता जिनको हम क्या कर सकते हैं, या जिसको हम पूजते हैं फ्लावर्स के थ्रू ही। मंदिर में आप जाते हो तो आपको फूल से लेकर जाना पड़ता है, फूल लेकर जाना पड़ता है, फ्लावर्स को मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस हैं। दूसरी बात करें तो रिक्रिएशन के लिए है, मनोरंजन के लिए। अगर आप स्ट्रेस फ्री करना चाहते हो आप गार्डन्स में जा सकते हो जहाँ पर बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट फ्लावर्स लगे हैं, तो वहाँ पर रिफ्रेश हो सकते हैं। आपके इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, ये इन्वायरमेंट को प्यूरीफाई कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं, आपके वातावरण को सजा सकते हैं। आपका घर है, गार्डन्स हैं, उसको सजाने का काम कौन करता है, सारे के सारे ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स ही करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख लेना बच्चों। ठीक है, नवाडे आजकल तो क्रेज हो चुका है इंडोर डेकोरेशन का। लोग घर के आसपास, इंडोर का मतलब क्या होता है और आउटडोर का मतलब समझ लीजिए। इंडोर का मतलब होता है घर के अंदर। आप कॉरिडोर में कोई पौधा लगा देते हैं, वो सैड लविंग प्लांट हो सकता है। आउटडोर होता है घर के बाहर। ये ट्रेडिशनल, ये क्रेजिंग चल रहा है, लिखा भी है, कह रहा है कि ये आजकल क्या हो रहा है कि ये क्रेज हो रहा है कि इंडोर डेकोरेशन होने लगे हैं। एज फॉर द लूज फ्लावर्स एंड कंसर्ड दीज आर द मेनली यूज फॉर द प्रिपरेशन, द गजरा बनाने में, वैनी बनाने में, गायलैंड बनाने में, बुकेट्स बनाने में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे थोड़ा सा देख लेना जाते जाते। व्हेन फ्लावर आर ट्रेड द कंसर्ट किया जाता है, डिफरेंट फ्लावर लाइक रोज हैं, क्राइजेंथेम हैं, ग्लोडियस हैं, ट्यूबरोज हैं, ये सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं ये मार्केट्स हैं, आजकल इनका ट्रेड चल रहा है। ट्रेड का मतलब फ्लावर ट्रेड का मतलब ये होता है कि फूल जो फ्लावर्स होते हैं उनका व्यापार करना। ठीक है, व्यापार आप इनमें से इनको उगा सकते हो, इनका व्यापार ट्रेड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस का आएगा। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में लिख देना है, इसके बारे में। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ये इस पर काम कर रहा है, 1984 में बना था, गुरुग्राम हरियाणा में है। दूसरा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में, NHM के बारे में लिख देना। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में आप लिख देना NHM। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2004-5 में चलाया गया था। ये हॉर्टिकल्चर्स को डेवलप करने के लिए चलाई गई थी चीज़ें। ठीक है, IIHR के बारे में लिख देना थोड़ा सा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। IIHR के बारे में 1969 में कहाँ पर है, ये बेंगलोर में है, इसके बारे में थोड़ा लिख देना। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंस एंड स्कोप में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंस मोर देन इनफ है और स्कोप भी यही है सब। ठीक है, थोड़ा सा आप रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में बता देना, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बता देना। आप स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हो, छोटी सा आप उद्योग बना सकते हो। थोड़ा सा आप एक नर्सरी वगैरह डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आप कल्टीवेशन को फ्लावर्स कल्टीवेशन को ग्रो करके आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बच्चों इंपॉर्टेंस में आ जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें लिख देना। दूसरा टॉपिक है स्टाइल ऑफ गार्डन्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंस है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस है इसका भी है। स्टाइल ऑफ गार्डन्स क्या होता है, देखो स्टाइल ऑफ गार्डन की अगर हम बात करें, जब हम गार्डन्स को एक किस में लगाते हैं, यूनिफॉर्म में लगाते हैं। ठीक है, उसका ऐसा नहीं कि भाई हम गार्डन्स अगर हमने बनाए हैं तो उसका एक तरीका होता है, उसके में उस गार्डन्स के अंदर लोन कितने % होना चाहिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स कितने होने चाहिए, वो सारी चीज़ें कहाँ पर डिस्कस की जाती है, गार्डन्स को इस्टेब्लिश करते समय डिस्कस की जाती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइल ऑफ गार्डन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का भी हो सकता है और 10 नंबर का भी हो सकता है ये क्वेश्चन। गार्डन्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। या टाइप्स ऑफ आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, कहाँ है, आपसे पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ स्टाइल गार्डन। ठीक है, क्या पूछा जाए ना, टाइप ऑफ स्टाइल गार्डन, तो ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द 2 मोस्ट कॉमन गार्डन्स डिजाइन बेस्ड ऑन द फॉर्म एंड द स्पेस, द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिजाइन। क्या रहा है कि केवल 2 मोस्ट कॉमन गार्डन्स डिजाइन किए गए हैं उनके फॉर्म और इसके स्पेस के आधार पर। उसका फॉर्म कैसा है और इसमें स्पेस क्या है, उन दोनों के आधार पर 2 प्रकार के गार्डन्स यूज किए जाते हैं। एक होता है फॉर्मल गार्डन, एक होता है इनफॉर्मल गार्डन। ठीक है, एक होता है फॉर्मल गार्डन, एक होता है इनफॉर्मल गार्डन। अब देखो क्या फॉर्मल गार्डन किसे कहते हैं बच्चों, फॉर्मल गार्डन उसे कहते हैं जब हम किसी गार्डन्स को डिजाइन बनाने से पहले उसका डिजाइन किस पर करते हैं, ऑन द पेपर पर करते हैं। किस पर करते हैं, ऑन द पेपर पर बनाया जाता है। पहले उसको रफली पेपर पर बनाया जाता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो होता है आपका फॉर्मल गार्डन। उसमें हर चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है,
उसमें चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इनफॉर्मल गार्डन होता है जिनको आप किसी भी तरह से बना सकते हो। वो लैंड को लेवल नहीं किया जाता, भूमि को लेवल नहीं किया जाता है, ठीक है। बस आपने आपको भूमि दे दी और आपने ऊंचा नीचे जो पौधा है, ऊंची नीची जगह जो है, स्लोप वाइज जो जगह है, आप उसको वहाँ पर लगा सकते हो। बट फॉर्मल गार्डन में ऐसा नहीं होता है। आगे डिस्कस करेंगे, उनके फीचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दो प्रकार का होता है बच्चों, फॉर्मल गार्डन और इनफॉर्मल गार्डन। फॉर्मल गार्डन वो गार्डन होता है जिसको पहले पेपर पर बनाया जाता है एक रफली। इनफॉर्मल वो गार्डन होता है जिसमें किसी भी तरह की यूनिटी का ध्यान नहीं रखा जाता, किसी भी तरह का लैंड लेवल का ध्यान नहीं रखा जाता, किसी भी तरह बना सकते हो। दूसरा है आप तीसरा है द थर्ड स्टाइल ऑफ गार्डन, वाइल्ड स्टाइल गार्डन है, वाइल्ड है, WILD वाइल्ड है। उसके बाद होता है फ्री स्टाइल गार्डन। चार प्रकार के गार्डन होते हैं मोस्टली, लेकिन जो एग्जामिनर हैं वो पूछते हैं दो ही प्रकार का, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक तो होता है फॉर्मल इनफॉर्मल, तीसरा होता है वाइल्ड स्टाइल गार्डन, और चौथा होता है फ्री स्टाइल गार्डन, ठीक है। अब देखो इनका अंतर समझ लो क्या होता है। फॉर्मल गार्डन्स का मैंने बताया बच्चों कि पहले इसको क्या किया जाता है, पेपर पर बनाया जाता है, उसका एक डायग्राम पेपर पर बनाया जाता है रफली। उसके बाद इसको गार्डन्स में इस्टेब्लिश किया जाता है। इनफॉर्मल गार्डन में क्या होता है कि गार्डन्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कहीं कागज़ पे कुछ नहीं बनाएंगे, बस उबड़ खबड़ कहीं भी भूमि लेवल नहीं करेंगे। हम उसमें किसी भी तरह का रूल का रेगुलेशन का, मतलब किसी भी तरह का रूल का तो नहीं कहेंगे, किसी भी तरह का हम क्या नहीं रखेंगे, लेवल नहीं करेंगे भूमि को। ऊंची नीची भूमि पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, उसका कोई लेवल नहीं होता है। तीसरा होता है वाइल्ड स्टाइल गार्डन। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, ऐसा गार्डन जिसमें किसी भी तरह के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, किसी भी तरह के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, उसे बोलते हैं वाइल्ड स्टाइल गार्डन, ठीक है। फोर्थ होता है आपका फ्री स्टाइल गार्डन। फ्री स्टाइल गार्डन उसे कहते हैं जिसमें आपका इनफॉर्मल प्लस फॉर्मल दोनों को, यानी सॉरी, फॉर्मल और इनफॉर्मल गार्डन दोनों को रखा जाता है, उसे बोला जाता है फ्री स्टाइल गार्डन, ठीक है। फ्री स्टाइल गार्डन बेंगलोर में है, लाल बाग गार्डन का नाम आपने सुना होगा, फ्री स्टाइल गार्डन है। तो ये सारे चीज़ें आप देख लेना, आगे आएंगे। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फॉर्मल गार्डन। फॉर्मल गार्डन के इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? फर्स्ट प्लान इज मेड ऑन द पेपर एंड देन लैंड इज इलेक्टेड अकॉर्डिंगली। कह रहा है कि फर्स्ट पेपर पर बनाया जाता है, उसके बाद उसको अपने हिसाब से जो लैंड का डिजाइन किया गया है उसको रखा जाता है, यानी कि इलेक्टेड किया जाता है। लैंड लेवल होती हैं, बिल्कुल मैंने बताया, जो भूमि होती है लेवल होती है। सिमेट्रिकल डिजाइन होता है। सिमेट्रिकल का डिजाइन का मतलब होता है डिजाइन एक जैसा होता है। जियोमेट्रिकल शेप होता है, आप इस तरह का भी शेप बना सकते हो, आप इस तरह का शेप भी बना सकते हो, आप रेक्टेंगुलर बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, सर्कुलर बना सकते हो, किसी भी तरह का बना सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। रोड एंड प्लांट्स कट भी इंटू द राइट एंगल, यानी कि जब रोड्स को काटा जाता है तो रोड्स जब बनाए जाते हैं उसके राइट एंगल से काटा जाते हैं, कट द राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद बैलेंस इज ए सिमेट्रिकल इज ए सेम फीचर, बैलेंस रखा जाता है सिमेट्रिकली और रिप्लिकेटेड ऑन द बोथ साइड सेंटर एग्जिस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। हेज, एज, टोपेरी, ट्रिमिड ट्रीज कैन बी सिलेक्टेड इन इंडिविजुअल फीचर। ये सारे के सारे के कह रहा है कि जो आपका हेज होता है, एज होता है, टोपेरी होती हैं, ट्रिमिड का मतलब होता है कट करना, ठीक है। जो ट्री वगैरह होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है इंडिविजुअली फीचर के लिए। ऐसा नहीं कि मान लो आपने क्या किया, उसके अलग अलग जो फीचर होते हैं उसी के आधार पर यहाँ पर प्लांट्स को रखा जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुगल गार्डन है, इसका पर्शियन गार्डन है, और इटालियन गार्डन और फ्रेंच गार्डन, ये उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मल गार्डन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो बच्चों फॉर्मल गार्डन के एग्जाम्पल आप देख लो, ये सारे के एग्जाम्पल हैं। मुगल गार्डन है आपका, पर्शियन गार्डन, इटालियन और फ्रांच, ठीक है। आगे चलते हैं। इनफॉर्मल गार्डन। इनफॉर्मल गार्डन में क्या होता है, ये हो गया आपका इनफॉर्मल गार्डन। इनफॉर्मल गार्डन में होता है प्लांट होता है आपका, प्लांट इज ए फोर्स्ड इन द फिट इन द लैंड, यानी कि जो आपकी भूमि है या आपकी जो लैंड है उसमें प्लांट को फोर्स के द्वारा, यानी कि ज़बरदस्ती उसको क्या किया जाता है, फिट किया जाता है, ठीक है। दूसरा है मेन एम, इसका क्या होता है, कैप्चर द नेचर सीनरी लैंड इज नॉट लेवल्ड, यानी कि जो इसका मेन उद्देश्य होता है, जो सीनरी होती है उसको कैप्चर करने का काम इसका काम होता है कि ये अच्छा लगे बस। दूसरा इसमें लैंड को लेवल भी नहीं किया जाता, जो भूमि होती है बच्चों उसको लेवल भी नहीं कहते, बस ऐसे ही ग्रो कर देते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल डिजाइन है, उसमें सिमेट्रिकल डिजाइन था, इसमें एसिमेट्रिकल डिजाइन है, किसी भी तरह का डिजाइन बन सकता है। नॉन जियोमेट्रिकल था, उसमें जियोमेट्रिकल है, इसमें नॉन जियोमेट्रिकल्स बॉर्डर्स होते हैं। अनट्रिमिड हेज होती है,
जो हेज वगैरह होती है इसको ट्रिम नहीं किया जाता, काटा नहीं जाता, ठीक है। बस जो जिस तरह की है वो ऐसी ही पड़ी रहती है। मान लो कहना उसका है कि मगर अगर हेज की लंबाई बढ़ रही है तो बढ़ी रहेगी, आप उस ये इसको वहाँ पर कट नहीं करते, लेकिन फॉर्मल गार्डन में सब चीज़ें ध्यान रखी जाती है। इंडिविजुअल प्लांट नॉट सिलेक्टेड, कोई भी पौधा कहीं भी फिक्स कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अशोक का पौधा ही अशोक का लगाया जाएगा एक लाइन में, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी पौधा फाइकस का भी अशोक के बीच में लगा सकते हैं, ठीक है, फिनिक्स का भी लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स को एक जगह फिक्स करके लगा सकते हैं, नॉट सिलेक्टेड होता है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जापानीज गार्डन है, चाइनीज गार्डन है और इंग्लिश गार्डन। ये उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से गार्डन इसमें आते हैं। उसके बाद आता है फ्री स्टाइल गार्डन। फ्री स्टाइल गार्डन बच्चों क्या होता है, जिसमें आपका फ्री स्टाइल गार्डन मैंने बताया था, जिसमें फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल दोनों गार्डन को रखा जाता है, उसे बोला जाता है फ्री स्टाइल गार्डन। ये रहा फ्री स्टाइल गार्डन, इसमें भी लिखा भी है, देख लीजिए आप, इसमें लिखा हुआ भी है, ये रहा फॉर्मल गार्डन एंड इनफॉर्मल गार्डन, ठीक है। सिलेक्टेड टू सिक्योर द मोस्ट पिक्चर, वही है, मतलब इसका भी उद्देश्य ये है कि जो मोस्ट इफेक्ट होती है आपका, जो मोस्ट पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर स्क्योर को इफेक्ट होती है, उसको ही सिलेक्ट करना, कैप्चर करना और स्क्योर करना, ये सी चीज़ें। वाइल्ड स्टाइल गार्डन में क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई रूल्स नहीं रखा जाता है, किसी भी तरह का नो रूल फॉलो, लिखा भी है बच्चों, देखो नो रूल फॉलो, किसी भी तरह का कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता, उसे बोला जाता है वाइल्ड स्टाइल गार्डन, ठीक है। ये गार्डन को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, बस क्या बनाने के लिए किया जाता है? गार्डन को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद चलते हैं वाइल्ड स्टाइल गार्डन किसने दिया था, पूछा भी जाता है। वाइल्ड स्टाइल गार्डन किसने दिया था? विलियम ने दिया था, विलियम रॉबिन्सन ने दिया था। कब दिया था? 19 सेंचुरी में दिया था, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। द मेजर गार्डन ऑफ स्टाइल्स की बात करें तो आप देख सकते हो इटालियन गार्डन है, फ्रेंच गार्डन है, चाइनीज इंग्लिश गार्डन है, पर्शियन है, मुगल है, जापानीज गार्डन, ये सारे गार्डन्स के प्रकार है। ये थोड़ा सा देख लेना, को आपसे पूछा भी जा सकता है कि नहीं 2-4 गार्डन्स के नाम लिखो, तो आप लिख देना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका इम्पोर्टेंट्स है बहुत ही। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लाया हूँ 2-2 नंबर के, आपके लिए लाया हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुझे यहाँ से क्वेश्चन उठाने में, ठीक है, बट मैं थोड़े 1-2 घंटे काम किया हूँ आपके लिए, तो कोई बात नहीं, आप हमारे स्टूडेंट हैं तो हम कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन है आपका हेज। अब देखो हेज क्या होता है, हेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्लांटेड इन द रो टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द गार्डन या एज ए स्क्रीन। कह रहा है कि जो पौधे का ग्रुप होता है, पौधे के जो ग्रुप होता है, यानी जब हम किसी पौधे को एक ग्रुप में प्लांटेड करते हैं, रो में करते हैं, कहाँ पर करते हैं? रो में करते हैं। किसके लिए? टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए गार्डन को, तो हम क्या कहते हैं? उसे हेज कहते हैं। ये इसकी कीवर्ड्स हैं, यहाँ से यहाँ तक का आप इसकी पूरी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से लगा के यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। दे आर द जनरली दे कीप प्रूनिड इन ए जियोमेट्रिक फॉर्म्स एज वेल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स मेकिंग द प्लांट सुटेबल फॉर द हेजिंग इज दैट इज अ टोलरेंट हार्ड प्रूनिंग। कह रहा है कि जो जनरली क्या होता है, ये आप रखे जाते हैं प्रूनिड इन जियोमेट्रिक फॉर्म में एज वेल एज, बट आप यहाँ से रखो जो प्लांट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्लांट इन द रो, पौधों के जो समूह होते हैं जो प्लांटेड किए जाते हैं, कहाँ पर किए जाते हैं? रो में, पंक्तियों में किए जाते हैं। किसके लिए? एक गार्डन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? हेज बोलते हैं। पहला ये हिंदी में भी लिखा है, हेज पौधे के समूह है जो बगीचों की संरचना प्रदान करने के लिए स्क्रीन के रूप में पंक्तियों में लगाए जाते हैं। आमतौर पर ये क्या होते हैं? ज्यामितीय रूप में काट कर रखे जाते हैं। किसी पौधे को बचाव के लिए उपयुक्त बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है, उसे कठोर छटाई को सहन करना चाहिए। ये थोड़ा सा हिंदी में है, आप थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, बस पंक्ति में लगाए जाते हैं। हेजी पौधे के समूह है जो बगीचे को संरचना प्रदान करने के लिए कहाँ पर लगाए जाते हैं? पंक्तियों में लगाए जाते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, तो आगे चले। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरा है एज। यहाँ से भी पूछा जाता है हेज और एज में क्या डिफरेंस होता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। एज क्या होती है? एज देखिए, दीज आर द पीरियनल टर्म, बहुत से पीरियनल्स होती हैं, अक्सर यूज एज ए शॉर्ट बॉर्डर फॉर लॉन एंड ग्राउंड कवर द डिवाइड इन द बेड्स एंड रोड्स वॉक्स पाथ। कह रहा है कि जो आपका एज होती है वो पीरियनल्स हर्ब्स होती हैं जिनका अक्सर यूज किया जाता है शॉर्ट बॉर्डर के लिए,
मान लो अगर आपको आपका गार्डन है उसमें बॉर्डर आपको देना है तो आपका हेज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो आपके ग्राउंड कवर है, ग्राउंड कवर का मतलब होता है, मान लो आपका आपने एक पेड़ लगा दिया, उसके चारों तरफ ये गोला बना दिया, यानी उसको जो आपकी भूमि को कवर कर देता है। ठीक है, ऐसे प्लांट्स, कुछ ऑर्नामेंटल ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पूरी फैल जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं ग्राउंड कवर। ठीक है, उनको डिवाइडिंग बेड फ्रॉम द रोड्स, आपके जो रोड्स वगैरह हैं उनको डिवाइड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हेज का प्रयोग किया जाता है। जो रास्ता है, चलने वाला रास्ता है, उसको डिवाइड करने के लिए भी हेज का प्रयोग कर सकते हैं। ये पीरियल्स होते हैं, बहुवर्षीय हर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये भी लिखा है, 12 मासी जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग अक्सर लॉन या ग्राउंड कवर करने के लिए छोटी सीमा के रूप में, या सड़कों या रास्ते या बिस्तरों को विभाजित करने के। बेड्स का मतलब होता है सीड नर्सरी बेड्स। ये सोने वाला बिस्तरा नहीं है, ये हिंदी में लिखा है इसलिए मैं लिया हूँ, थोड़ा आपको समझा सकूं जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं। तो ये सब एज होता है। जो हेज होता है, हेज की हाइट ज़्यादा होती है, एज की हाइट कम होती है। ठीक है, जो हेज होता है उसकी हाइट ज़्यादा होती है बच्चों। ठीक है, जो हेज होता है इसकी हाइट क्या होती है? हेज की हाइट, जो आपका हेज होता है इसकी हाइट ज़्यादा होती है, जो एज होता है, सॉरी एज जो होता है उसकी हाइट कम होती है। उसके बाद आता है टोपेरी। टोपेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोपेरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, टोपेरी क्या होता है। तो टोपेरी में अगर हम बात करें बच्चों, तो टोपेरी का मतलब आपने देखा होगा कभी गार्डन्स में, तो उस गार्डन्स में कभी कभी आपने हाथी देखा होगा बना हुआ, भालू बना हुआ देखा होगा। ठीक है, बंदर बना दिया किसी का, किसी तरह का कोई, किसी भी तरह का कोई जो प्लांट्स होता है उसको किसी भी तरह का एनिमल्स या बर्ड्स में शेप दे दिए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टोपेरी बोलते हैं। Topiary is the art developing the plant, training the plant into the different forms and forms or shape like the animals, birds या archives वगैरह। ठीक है, उसको एक आकार देना, ये सब चीज़ें वही है। अब एक चीज़ें यहाँ पर आई है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब अगर हम आ गए हैं तो पूछ लेते हैं ट्रेनिंग क्या होता है। बच्चों देखो, एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है प्रूनिंग। जब हम किसी प्लांट्स को कोई शेप देते हैं तो वो होता है ट्रेनिंग। जब किसी प्लांट्स को कोई हम क्या देते हैं? कोई शेप देते हैं, किसी प्लांट को हमने कोई शेप दे दिया, कोई आकार दे दिया, तो आपको क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ट्रेनिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रेनिंग बोलते हैं। जब किसी प्लांट्स के किसी हिस्से को जब हम कोई डेड लीव्स हैं, पत्तियां हैं, सूखी हुई पत्तियां हैं, उसको हम रिमूव करते हैं तो उसे हम प्रूनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका दोनों चीज़ें, एक तो आपका ट्रेनिंग होता है, एक प्रूनिंग होता है। ट्रेनिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? शेप के लिए किया जाता है। और आपका प्रूनिंग का प्रयोग होता है किसी प्लांट के किसी हिस्से से आपने लीव्स को, बर्ड्स को रिमूव करना। ये सारे, बर्ड्स को रिमूव नहीं कर सकते, डिसबर्डिंग हो जाएगा अगर हम बर्ड्स को रिमूव करेंगे। लेकिन हाँ, किसी कोई डेड स्पॉट है, डेड पत्ते वगैरह सूखी हुई है, उनको रिमूव करना, वो हम ट्रेनिंग में प्रूनिंग में कर सकते हैं। प्रूनिंग में होता है वो। ठीक है, कटाई छटाई। अब आती है बात बोनसाई। बोनसाई का ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन इसका चाइना है। कहाँ है? क्या है? चाइना। बट ये पॉपुलर कहाँ पर है? जापान में। पॉपुलर कहाँ पर है? ये जापान में पॉपुलर है। ठीक है, बोनसाई का यूज ओरिजिन की अगर बात करें तो चाइना में होता है, लेकिन ये पॉपुलर कहाँ पर है? ये पॉपुलर है जापान में। जापान में सबसे ज़्यादा इसको फेमस है ये। ठीक है, तो बोनसाई इज आर्ट ऑफ ग्रोविंग एंड ट्रेनिंग ऑफ प्लांट टू ए मिनीचर फ्रॉम द हैविंग द नेचर लुक ऑफ ओल्ड एज। यानी कि कुछ जो मिनीचर टाइप के होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें बोनसाई एक आर्ट है। ठीक है, किसको उगाने की? ट्रेनिंग ऑफ प्लांट, यानी प्लांट्स को जो ग्रो करने की एक क्या है? एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें मिनीच्योर प्लांट्स होते हैं। मिनीच्योर मतलब होते हैं छोटे प्लांट्स जो होते हैं, और जो ऐसे लगता है जैसे मतलब कितने पता नहीं हमें ओल्ड एज के हैं, काफ़ी 50 साल के हैं, बट वे इतने साल के नहीं होते हैं, लगते हैं वे, बट इतने साल के वे होते नहीं हैं। ठीक है, उस कला को ही हम बोनसाई कहते हैं। इसमें इस तरह का प्लांट्स होता है, मान लो इस तरह का कोई प्लांट्स है, उसको इस तरह का आकार दे देते हैं, छोटा सा मिनीचर बना देते हैं इसको। ठीक है, बोनसाई आपने सुना होगा बोनसाई के बारे में। बोनसाई एक पौधे को प्राकृतिक रूप से बुढ़ापा नहीं होता, ओल्ड एज आप कह सकते हो, दिखने वाला एक छोटा सा उगाने की कला है। इकेबाना क्या होता है साहब? इकेबाना का मतलब होता है फ्लावर अरेंजमेंट। ये एक जापानीज कला है, एक जापानीज आर्ट है, जिसमें फ्लावर को, जो आपके फ्लावर्स होते हैं उनको अरेंज किया जाता है, उसे बोलते हैं इकेबाना, फ्लावर्स को अरेंज करना। एक है द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चर्ड, NRCO।
अगर आपसे पूछा जाता है NRCO कहाँ पर है, तो आपको बताना है सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम में है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्चर्ड। अगर आपसे कोई पूछता है नेशनल सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो वो आपका लखनऊ के अंदर है। कहाँ है बच्चों? लखनऊ के अंदर है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट आपका लखनऊ में है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लोन क्या आते हैं? द हार्ट ऑफ द गार्डन। गार्डन जो होता है, गार्डन का जो दिल होता है उसे क्या बोलते हैं? लोन बोलते हैं। अगर आपके गार्डन के अंदर अगर लोन नहीं है तो आपसे ये समझ लीजिए आपका गार्डन क्या है? इनकम्प्लीट है। विदाउट लोन आपका गार्डन इनकम्प्लीट माना जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोन एक एरिया होता है जहाँ पर ग्रास को ग्रो किया जाता है। एक कारपेट होती है, ग्रीन कारपेट्स फॉर द लैंडस्केप, द बेसिस ऑफ फीचर ऑफ एनी गार्डन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी? लोन में मिलेगी, ठीक है। तो लोन की अगर हम बात करें तो द गार्डन ऑफ द हार्ट, गार्डन का हार्ट कहा जाता है। बिना लोन के आपका कोई गार्डन होता ही नहीं है, इनकम्प्लीट माना जाता है। लोन की बात करें तो लोन के अंदर एक मूवर होता है। मूवर का प्रयोग आप लोगों ने देखा भी होगा कैंपस में, कि एक आदमी है लोन को चला रहा है, लोन बड़ी बड़ी है, तो लोन को लेवल करने के लिए या ऊपर की जो घास होती है, जब दूब घास आपका डोमडेक्टिकम जब बढ़ जाते हैं, दूब घास बढ़ जाते हैं, तो उसके ऊपर एक मोटर हाथ के द्वारा हैंडलिंग के द्वारा पकड़ के चलाया जाने वाला एक मशीन होता है, जिसे क्या बोला जाता है? मूवर बोला जाता है। इसका प्रयोग हम करते हैं आपके जो लोन होता है, लोन के ऊपर की जो घास होती है उसको कट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लिम्बस, क्लिम्बस आप लताई, आप समझ सकते हैं कि लताई बोलते हैं इनको हिंदी में। क्या बोलते हैं? लताई बोलते हैं। लताई ये क्या करती हैं? सपोर्ट के सहारे करती हैं, यानी कि जब हम ये सपोर्ट से एक दूसरे के वीक स्टम्स होती हैं, अब ये किसी के सहारे चढ़ती है, या दीवार के सहारे चढ़ जाएगी, या किसी आप थोड़ा सा सहारा दोगे तो ये क्या हो जाती हैं? क्लिम्ब हो जाती हैं, क्लिम्ब, ठीक है। बट द प्लांट्स विच हैव द स्पेशल स्ट्रक्चर टू क्लिम, यानी इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है क्लिम करने का, चढ़ने का। सर्ब क्या होती हैं? एनी शॉर्ट या वुडी प्लांट्स हो सकता है, कोई भी एक छोटा या जिसके अंदर वुडी लकड़ी होती है, वुड प्लांट होते हैं। परपेचुअल थिक प्लांट्स दैट ब्रांच इनटू ए फ्यू स्टम्स या ट्रंक एट द बेस एंड लिटिल देन ए ट्री, यानी कि इसके अंदर भी ट्रंक होता है, बट ये पेड़ से छोटा आप इसे कह सकते हो। इसमें फ्यू स्टम होती हैं, ठीक है, जिनकी जो ब्रांचेज इंटू फ्यू स्टम। मान लो आपने ये प्लांट्स हैं और इस प्लांट्स की ये ब्रांच है, फिर यहाँ से यहाँ इस ब्रांच है, फिर यहाँ से फैल गई, फिर यहाँ से फैल गई, यानी कि ये मल्टीपल ब्रांच में प्रोड्यूस हो सकती है। ये सब हैं। इनकी हाइट कितनी होती है? हाइट आप देख लीजिए, रेंजिंग तो 50 सेंटीमीटर टू द 4 मीटर, ठीक है। रेंजिंग इतनी होती है, इनकी हाइट इतनी होती है। सारी चीज़ें आप देख के जाना, पढ़ के जाना, आएगा ये क्वेश्चन। सब बेरी क्या होते हैं? सब बेरी भी पूछे जाते हैं। जब हम किसी सब को बॉर्डर में, ठीक है, गार्डन के किसी हिस्से में लगाते हैं, मोस्टली इसको फ्लावरिंग स्पीसीज या आपके जो थिकली प्लांटेड होते हैं उनको यूज किए जाते हैं, तो वो आपका सबबेरी होता है। जब सबको बॉर्डर में लगाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सबबेरी बोलते हैं। बॉर्डर दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक सिंगल फेसिस बॉर्डर होता है, एक डबल फेसिस बॉर्डर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। एक होता है आपका ड्राइड फ्लावर, ड्राई फ्लावर। ड्राई फ्लावर्स का मतलब होता है आपके जो फ्लावर्स है उसमें से मॉइस्चर निकाल देना, रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द फ्लावर्स प्लांट्स या फ्लावर्स प्लांट्स। जब हम किसी फ्लावर्स प्लांट से हमने मॉइस्चर निकाल दिया तो वो क्या होगा? डिहाइड्रेट हो गया, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्राइड फ्लावर्स बोलते हैं या ड्राई फ्लावर्स बोलते हैं। पढ़ लेना इसको थोड़ा सा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों भाई पढ़ लेना। बट मैंने बता दिया मॉइस्चर को रिमूव करना, किसी फ्लावर्स में से मॉइस्चर को रिमूव करना, ताकि उसको क्या कर सकते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स पर्पज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको एवरलास्टिंग फ्लावर्स या डिहाइड्रेट फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। स्टैकिंग क्या होता है? स्टैकिंग का मतलब होता है सहारा देना। मान लो कुछ हर्ब्स होती हैं या कुछ मान लो जैसे अगर मैं बात करूँ आपका जो वेजिटेबल्स क्रॉप होती हैं कुकुरबिटेसी में वीक स्टेम होती है, जिनकी वीक स्टेम होती हैं, कमज़ोर स्टेम्स होती हैं, और किसी सपोर्ट के सहारे उसको सपोर्ट दिया जाता है। आप लकड़ी की ब्रांच आप से सपोर्ट कर सकते हो आप,
आपने क्या ले लिया, आपने कुछ रस्सी वगैरह ले ली, या आपने प्लास्टिक का कुछ सपोर्ट के लिए, अगर आपने पोली हाउस में देखा होगा, जब आप कुकर बिटेसी लगाते हैं तो कुकर बिटेसी में ऊपर बांध दिए जाते हैं रस्सी या इस तरह की कुछ, ताकि वो सपोर्ट के सारे क्या हो सके, ग्रो हो सके। आपने अपने घर के आसपास लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज देखा होगा, वे वीकली स्टम होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होती है लौकी, तो उसको सहारा दिया जाता है, वो आपका स्टैकिंग होता है। आपका जो टोमेटो है, ब्रिंजल टोमेटो है, टोमेटो में जब फ्रूट्स में स्टैकिंग की जाती है बराबर में, या फिर अगर आप मेरे से पूछे तो फ्लोवर्स की बात करो सर, फ्लोवर्स आप पढ़ा रहे हो हमें, तो ठीक है हम फ्लोवर्स की बात करते हैं। तो जो लिलियम होते हैं, लिलियम जो होता है, आप लिलियम का जो पोड होता है जब वो आ जाता है तो उसको सहारा देना पड़ता है, नहीं तो वो गिर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वेज लाइफ क्या होता है? वेज लाइफ का मतलब होता है फ्लावर्स की एज, फ्लावर्स वेज लाइफ का मतलब होता है फ्लावर की लाइफ को बढ़ाना। मान लो आपने कट फ्लावर्स ले लिया, गुलाब का फ्लावर्स ले लिया और उसकी लाइफ को बढ़ाया। अगर आप लाइफ को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइफ को बढ़ाने के लिए आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें आप पल्सिंग कर सकते हो, आप शुगर का प्रयोग कर सकते हो आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आपका वेज लाइफ में आती हैं, ठीक है। द कट फ्लावर रेफर टू द ड्यूरेशन फ्रॉम द प्लेसमेंट स्टम इज ए वेज सोल्यूशन द लूज ऑफ विजिबल ऑर्नामेंटल्स। ये आपके जो लूज हैं विजिबल ऑर्नामेंटल प्लांट्स की वैल्यू जो वो लूज ना हो, वो ऐसा ना लगे कि मतलब उसका जो वैल्यू है वो एकदम मुरझाया हुआ ना लगे, वो फ्रेश लगे उसको। वो सब चीज़ प्रोसेस जो होती है वो वेज लाइफ में होती हैं। लैंडस्केपिंग क्या होता है? लैंडस्केपिंग का मतलब होता है भाई एक क्रिएट नेचर स्किन को करना, आपके प्लांटिंग ऑफ द लॉन या ट्री या सब लगा के आपके गार्डन्स को क्या करना, एक क्रिएट करना नेचुरली स्किनरी में चेंज करने के लिए आप कह सकते हो। या आप कह सकते हो किसी पौधे भूमि के किसी भूभाग पर जब हम प्राकृतिक पौधे लगाते हैं, प्राकृतिक पौधे दृश्य से जब हम कोई पौधे लगाते हैं, प्लांटेड प्लांट लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं, तो वो आपका लैंडस्केपिंग ही कहलाते हैं। व्हाट इज द मेडिसिनल प्लांट्स? मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हर कोई जानता है। मेडिसिनल प्लांट्स देयर एनी प्लांट्स विच वन या मोर देन दैट्स ऑर्गन्स, मतलब एक से अधिक उसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, चिकित्सा वगैरह में करते हैं। एरोमेटिक होता है सुगंधित पौधे, जिनका प्रयोग हम सुगंध करने के लिए, मान लो आपने देखा भी होगा बहुत सारे सुगंधित प्लांट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, सीड्स होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। जैस्मिन की बात करें तो वो आपका एरोमेटिक्स है, सुगंधित है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ये सुगंध आप है, ठीक है। डी शूटिंग का मतलब होता है रिमूव ऑफ द शूट्स दैट नॉट वांटेड, मतलब जो शूट्स आप चाहते नहीं हो वो रिमूव करना, उसको रिमूव करें तो उसे डी शूटिंग कहलाते हैं। डी शूटिंग का मतलब होता है उन सूटों को हटाना शामिल है जो वंचित नहीं है। कुछ फूलों वाले वार्षिक या शाकाहारी बारहमासी के बहुत सारे, मतलब कहने का मतलब है ये कहना चाह रहा है कि कोई फ्लावर्स प्लांट्स है इस तरह का बच्चों, इसमें फूल वगैरह लगे हो और एक्स्ट्रा कहीं सूट निकल गए हैं, एक्स्ट्रा सूट्स निकल गए हैं, मान लो ये पत्ती है और इस पत्ती के बराबर में यहाँ भी कोई निकलने शुरू हो गया, तो आपको इसको रिमूव करना क्या कहलाता है, डी शूटिंग कहलाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और डिस बडिंग का मतलब होता है रिमूव द बर्ड। किसी प्लांट्स के में से अगर आप क्या कर रहे हो बच्चों, बर्ड्स को रिमूव कर रहे हो, जो बर्ड्स वगैरह हैं, रिमूव द बर्ड्स, अगर आपने उसको बर्ड्स वगैरह हैं उसको रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका डिस बडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इंडोर गार्डनिंग क्या होता है, घर के अंदर जब आप किसी प्लांट्स को लगाते हो तो इंडोर गार्डनिंग बोलते हैं। आउटडोर गार्डनिंग जो घर के अंदर इंडोर होते हैं, घर के बाहर आउटडोर होते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स, जितना भी मैंने आपको डिस्कस किया है, थोड़ा सा अगर आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ये पहले एक लेक्चर में मॉर्निंग में कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा डालने की, एक लेक्चर आपका मॉर्निंग में हो जाए, ठीक है। जो छूट गया है, जो कुछ रह गया है, एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो मैंने चेंज कर दिया है। जिस यूट्यूब चैनल पर आप ये देख रहे हो आगे कंटेंट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। कारण ये रहा कि क्योंकि वो थोड़ा सा काफ़ी पुराना चैनल था, 2012 का चैनल था, 2012 में वो क्रिएट हुआ है। तो इस वजह से उसका क्या है कि कारण ये है कि उसमें वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मेरी आईडी का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैंने उसको क्या कर दिया है, उसको मैं फ्रीज कर दिया है। और बाकी आप इस यूट्यूब चैनल पर आएंगे, ठीक है। अगर मेरा ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं देखा है
हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्या करें, शेयर करें, ताकि उनका कल एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा उनका इम्पोर्टेंस, थोड़ा सा उनका क्या हो जाए, थोड़ा सा अच्छे मार्क्स उनके आ जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स, सभी से मैं ये कहूँगा, जो भी फ्रेंड्स इसको देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे भी क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।